कहानी शुरू होती है देवभूमि पहाड़ी क्षेत्र की खूबसूरत वादियों में, जहां नदी की कल कल ध्वनि और पहाड़ों की ठंडी हवाएं मिलती हैं। वहीं 25 साल का वीर रहता था। उसका चेहरा शांत, आंखें गहरी और शरीर एक तपे हुए योगी की तरह लचीला था। उसकी कदकाठी ऐसी थी कि उसमें एक अद्भुत संतुलन और दृढ़ता दिखाई देती थी। वीर एक साधारण परिवार से था, जहां शिक्षा और अध्यात्म को सबसे ऊपर माना जाता था। उसके पिता मंदिर के पुजारी थे और मां घर का सारा काम संभालती थीं। अब उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे थे। वीर आश्रम जैसे खुले मैदान में बच्चों को योग सिखाता था। सुबह की ठंडी हवा, नदी की कलकल आवाज और पक्षियों की चहचहाट उस जगह को और भी पवित्र बना देती थी। वीर के लिए यही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। कुछ मासूम चेहरे जो उसके साथ आसन करते, गहरी सांस लेते और थोड़ी देर के लिए अपनी छोटी छोटी चिंताओं से दूर हो जाते। लेकिन सच्चाई यह थी कि उन कक्षाओं से बहुत कम पैसे मिलते थे और घर चलाने के लिए वह काफी नहीं थे। वीर का सबसे अच्छा दोस्त था रमेश। रमेश थोड़ा चंचल और व्यवहारिक किस्म का लड़का था। वह बचपन से ही वीर का दोस्त था, लेकिन योग की दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं था। रमेश को पैसा कमाने और विदेश जाने का बहुत शौक था। वो मध्य पूर्व में एक बड़े धनवान के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था। दोनों दोस्त अक्सर फोन पर बात करते थे। रमेश कहता, यार तू इतना टैलेंटेड है, लेकिन इन पहाड़ों में क्या कर रहा है? चल मेरे साथ, वहां पैसों की बारिश होती है। वीर मुस्कुराकर कहता, मेरे लिए पैसा नहीं, मन की शांति जरूरी है। लेकिन 2 दिन बाद फिर रमेश का फोन आया। इस बार उसकी आवाज बहुत गंभीर और परेशान थी। वीर, तुझे तुरंत यहां आना होगा। क्या हुआ रमेश, सब ठीक तो है? हाँ यार, जिस धनवान के यहां मैं काम करता हूं वह बहुत बड़े आदमी हैं। उनका नाम है शेख हुसैन और उनकी पत्नी है मल्लिका, जो इतनी खूबसूरत हैं जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। वीर अपनी योगशाला में मैट बिछाते हुए बोला, तू ये सब मुझे क्यों बता रहा है? तेरी नौकरी ठीक चल रही है ना? रमेश की आवाज में बेचैनी थी। अरे भाई, वही तो बात है, सब कुछ ठीक नहीं है। शेख की पत्नी मल्लिका बीमार हो गई है। वह महीनों से बीमार है। डॉक्टरों ने सब दवाइयां दे दी हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। कैसी बीमारी है? वीर ने पूछा। रमेश ने गहरी सांस ली और बोला, बस यही तो कोई समझ नहीं पा रहा। डॉक्टर कहते हैं कि यह कोई शारीरिक बीमारी नहीं बल्कि मानसिक है। उन्होंने कहा है कि उन्हें योग की बहुत जरूरत है ताकि मन शांत हो और शरीर को आराम मिले। रमेश ने फिर कहा, शेख बहुत परेशान है यार। उन्होंने हर जगह पता करवाया, लेकिन कोई ऐसा योग्य गुरु नहीं मिल रहा जो उनकी पत्नी को ठीक कर सके। यहाँ के लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, कोई सच्चा योगी नहीं है। वह थोड़ा रुका और बोला, शेख ने सब नौकरों से कहा है, सुनो, अगर किसी को ऐसा व्यक्ति पता चले जो मेरी पत्नी को ठीक कर सके तो तुरंत बुलाओ, चाहे कितने भी पैसे लग जाएं। वीर ने पूछा, और तू मुझे इस सब में क्यों खींच रहा है? उसकी आवाज में थोड़ा शक था। रमेश ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं तू कोई आम इंसान नहीं है। तूने सिर्फ योग नहीं सीखा, तूने उसे जिया है। तेरे अंदर वह ताकत है जो इंसान के मन को छू सकती है। मैंने शेख से तेरी बहुत तारीफ की है। मैंने उन्हें बताया कि मेरा एक दोस्त है जो योग से बड़ा जख्म भर सकता है। रमेश की आवाज में उम्मीद थी। प्लीज वीर, यह सिर्फ नौकरी की बात नहीं है। मैंने शेख की आंखों में एक अजीब सी बेबसी देखी है। वह बहुत सख्त इंसान है, लेकिन अपनी पत्नी के लिए टूटे हुए लगते हैं। अगर तू यहां आ जाएगा तो न सिर्फ एक इंसान की मदद करेगा, बल्कि मेरे लिए भी यह बहुत बड़ी बात होगी। वीर कुछ देर चुप रहा, फिर उसने फोन रखा और नदी की लहरों की तरफ देखने लगा। उसके सामने अब एक नया रास्ता था। एक तरफ उसकी सादी, शांत जिंदगी और दूसरी तरफ एक अनजान दुनिया, जहां दौलत और ताकत थी, मगर शायद सुकून नहीं। और उसी दुनिया में एक उदास औरत थी, जिसे शायद उसकी मदद की जरूरत थी। वीर ने सोचा, मध्य पूर्व, जहां की भाषा, संस्कृति और माहौल सब कुछ अलग है, लेकिन दोस्त की आवाज में छुपी सच्चाई और एक बेबस इंसान की मदद की पुकार उसे हां कहने पर मजबूर कर गई। यह किसी की जान बचाने की बात है, मुझे जाना ही होगा। उसने तुरंत अपने माता पिता को बताया। वो थोड़े परेशान जरूर हुए, लेकिन घर चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए था। मां बोली,
देख बेटा, तू ही हमारा सहारा है। तेरे पापा भी अब कमजोर हो चुके हैं। जा, अपने सपने पूरे कर और एक अच्छा इंसान बन। कुछ ही दिनों में वीर के लिए वीजा और टिकट का इंतजाम हो गया। रमेश ने ही सारी तैयारी करवाई थी। वीर का दिल एक अजीब से रोमांच और डर से भरा हुआ था। वो एक अनजान जगह जा रहा था, एक ऐसी दुनिया में जहां शायद उसका योग का सादापन काम ना आए। राजधानी शहर के हवाई अड्डे पर रमेश उसका इंतजार कर रहा था। वीर को देखकर वह बहुत खुश हुआ। रमेश ने उसे एक शानदार गाड़ी में बैठाया। रास्ते भर वह शेख हुसैन और उनके महल के बारे में बताता रहा। देख वीर, शेख हुसैन बहुत ही सख्त इंसान है। उन्हें किसी भी तरह की लापरवाही या दिखावा पसंद नहीं है। उनका महल एक किले की तरह है, सब कुछ है वहां, लेकिन उस हवा में एक अजीब सी उदासी है। मुझे तो लगता है वह उदासी उनकी पत्नी मल्लिका की बीमारी की वजह से है। दोनों दोस्त बातें करते हुए उस आलीशान महल के पास पहुंचे। वीर की सांसें थम गईं। सामने एक विशाल इमारत थी जिसकी दीवारें सफेद संगमरमर से बनी थीं और दरवाजों पर सोने का काम किया गया था। वह महल किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह अंदर जा रहे थे, वीर को एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसे लगा जैसे यह महल बाहर से जितना चमकदार है, अंदर से उतना ही खाली और उदास है। रमेश ने वीर को महल के एक हिस्से में बने गेस्ट क्वार्टर में ठहराया। वह बहुत ही शानदार था, लेकिन वीर को उस कमरे में घुटन महसूस हो रही थी। रात का खाना खाने के बाद रमेश ने जाते जाते कहा, शेख, कल सुबह तुमसे मिलेंगे, तैयार रहना, सब कुछ अच्छा होगा। अगली सुबह वीर को शेख हुसैन के ऑफिस में बुलाया गया। ऑफिस भी किसी शाही दरबार से कम नहीं था। सजावट, फर्नीचर, सब कुछ बहुत शानदार और गंभीर था। शेख हुसैन एक ऊंची कुर्सी पर बैठे थे। वह करीब 45 साल के थे। कद लंबा, शरीर मजबूत और आंखें इतनी गहरी कि उनमें झांकने की हिम्मत नहीं होती थी। उनका पहनावा सादा था, लेकिन उनकी मौजूदगी में एक गजब का रब और ताकत थी। शेख हुसैन ने वीर को देखा, एक नजर में उसे सिर से पांव तक परख लिया, फिर बोले, तुम ही वह हो जिसकी मेरे ड्राइवर रमेश ने बहुत तारीफ की है। वीर ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, जी हां, मैं ही हूं। शेख ने आगे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी पत्नी को ठीक कर सकते हो? डॉक्टर तो हार मान चुके हैं। वीर ने शांत स्वर में कहा, मैं उन्हें ठीक करने का दावा नहीं करता, क्योंकि कोई इंसान किसी दूसरे को ठीक नहीं कर सकता। मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं ताकि वह खुद को ठीक कर सके। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक अंदरूनी सफर है। शेख हुसैन ने वीर की आंखों में गहराई से देखा। वो एक पल के लिए चुप हो गए। वीर ने महसूस किया, उनकी सख्त आंखों में एक पति की बेचैनी छुपी थी, एक इंसान की बेबसी। शेख बोले, ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें लाखों मुद्राएं दूंगा। कल सुबह से अपना काम शुरू करो। मेरी पत्नी बहुत शांत और अलग थलग रहती है। तुम्हें उनके साथ बहुत धैर्य और नरमी से पेश आना होगा। मैंने सुना है तुम्हारा योग सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मा तक पहुंचता है। मुझे उम्मीद है तुम मेरे घर में वह शांति वापस लाओगे जो यहां से गायब हो चुकी है। वीर समझ गया कि यह सिर्फ एक इलाज नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। ऐसी जिम्मेदारी जिसमें सिर्फ मल्लिका की सेहत नहीं, बल्कि पूरे परिवार की शांति दांव पर थी। अगले दिन वीर को मल्लिका से मिलने के लिए बुलाया गया। वह एक बड़े शांत कमरे में बैठी थी। वीर ने मल्लिका को पहली बार देखा और एक पल के लिए उसकी सांसें थम गईं। वो इतनी खूबसूरत थी कि वीर को लगा जैसे किसी चित्रकार की पेंटिंग जिंदा होकर उसके सामने आ गई हो। लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे एक गहरा खालीपन और उदासी छिपी थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वह बहुत रोई हो। वह दुबली पतली थी, जैसे कोई फूल मुरझा गया हो। उम्र ज्यादा से ज्यादा 30 साल होगी। वीर ने धीरे से कहा, सलाम, मैं वीर हूं। मैं आपके लिए यहां योग इंस्ट्रक्टर बनकर आया हूं। मल्लिका ने वीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक गहरी खामोशी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, योग? मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा। मैंने बहुत कोशिश की है। वीर मुस्कुराया और बोला, मुझे यकीन है यह काम करेगा, क्योंकि योग सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होता है।
वीर की इस बात ने मल्लिका के उदास चेहरे पर कोई असर नहीं डाला। वह बस एक खाली नजर से उसे देखती रही। वीर ने बात आगे नहीं बढ़ाई। वह जानता था ऐसे दिल के जख्म जल्दी नहीं भरते। मन के जख्म शरीर के जख्म से कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। उसने बस इतना कहा, हम कल सुबह 6 बजे से शुरू करेंगे। अगली सुबह वीर हाथ में योगा मैट लिए लिफ्ट से महल की सबसे ऊपरी छत की ओर जा रहा था। सुबह के करीब 6 बज रहे थे। वह सोच रहा था, क्या मल्लिका समय पर आएगी? मध्य पूर्व की सुबह भारत की सुबह से बिल्कुल अलग थी। यहां सूरज की किरणें ज्यादा तेज थीं, लेकिन हवा में अभी भी हल्की ठंडक बाकी थी। जब लिफ्ट के दरवाजे खुले तो वीर ने देखा मल्लिका पहले से वहां मौजूद थी। उसने एक साधारण ट्रैक सूट पहना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी उदासी थी। वह बिना कुछ कहे एक कोने में जाकर बैठ गई। वीर ने नरमी से योगा मैट बिछाई और कहा, हम यहां से शुरू करेंगे, छत पर, जहां से आसमान साफ दिखाई देता है। मल्लिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वीर ने समझाया, योग सिर्फ शरीर को हिलाना नहीं, बल्कि सांसों के साथ मन को जोड़ना है। उसने उसे 5 सबसे आसान आसन सिखाने शुरू किए। ताड़ासन, वृक्षासन, बालासन, भुजंगासन और शवासन। पहला आसन ताड़ासन करते ही मल्लिका को मुश्किल हुई। उसका शरीर कमजोर था, संतुलन बनाना कठिन था। वह कई बार लड़खड़ाई। वीर ने नरमी से कहा, अपनी आंखें बंद मत करो, किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करो। मल्लिका ने कोशिश की, लेकिन शरीर की कंपी रुक नहीं रही थी। वीर ने महसूस किया, यह कमजोरी सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि मन की भी है। धीरे धीरे सारे आसन पूरे किए गए। लगभग 1 घंटा बीत गया। यह पहला दिन था, एक ऐसा सफर जो पूरे 30 दिन चलने वाला था। वीर ने योग के आसनों के साथ साथ छोटी छोटी बातें शुरू की। वह उसे अपनी जिंदगी के किस्से सुनाता, भारत के गांवों, पहाड़ों और नदी के किनारों की बातें करता। वह समझाता, एक पौधा जब मिट्टी से जुड़ता है तभी खिलता है, ठीक वैसे ही इंसान को अपनी जड़ों से जुड़ना जरूरी है, तभी सच्ची शांति मिलती है। उसने कभी भी मल्लिका से सीधे उसकी परेशानी के बारे में नहीं पूछा, बल्कि उसे यह महसूस कराया कि वह अकेली नहीं है। 10 दिन गुजर गए, फिर 15। मल्लिका के शरीर में धीरे धीरे लचीलापन आने लगा। एक दिन उसने कहा, वीर, जब तुम मेरे साथ योग कराते हो तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। यह 15वां दिन था। वीर बहुत खुश हुआ। आखिरकार बदलाव शुरू हो चुका था। वीर की बातें मल्लिका के दिल में एक नया एहसास जगा रही थीं। वह अक्सर कहती, मेरे पास आओ ना। वीर कुछ समझ नहीं पाता, बस मुस्कुरा देता। इसी तरह आसन और बातों के साथ आज का दिन भी पूरा हुआ। यह उनके योग सत्र का 20वां दिन था। सुबह की हल्की हवा में वह सूर्य नमस्कार कर रहे थे। मल्लिका ने पहली बार पूरे 12 आसन बिना थके, बिना रुके पूरे किए। शेख हुसैन, जो दूर से यह सब देख रहे थे, उनकी आंखों में भी खुशी की चमक आ गई। उनकी पत्नी अब पहले से कहीं ज्यादा जिंदा लग रही थी। शाम को शेख ने वीर को अपने दफ्तर में बुलाया। मैं देख रहा हूं तुम क्या कर रहे हो। शेख हुसैन बोले, मल्लिका की हालत में बहुत सुधार है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। यह सब तुम्हारे धैर्य और सच्चे इरादों का नतीजा है। वीर ने विनम्रता से कहा, इसमें मेरा कोई जादू नहीं शेख साहब, यह सब मल्लिका की अपनी ताकत और इच्छा का परिणाम है। शेख हुसैन मुस्कुराए, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अगले दिन जब वीर हमेशा की तरह मल्लिका को योग सिखाने गया तो उसने उसके व्यवहार में एक अजीब बदलाव महसूस किया। वह पहले जैसी ही शांत नहीं थी। उसके चेहरे पर एक गहरी बेचैनी और घबराहट थी। उसके शब्दों में अब वह मिठास नहीं रही थी, बल्कि एक बेचैन सी झलक थी। योग के बीच में ही मल्लिका ने अचानक वीर को रोक दिया। उसकी आंखें वीर की आंखों में झांक रही थीं, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो मगर डर रही हो। वीर ने धीमी, लगभग फुसफुसाती आवाज में सुना, आज रात मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगी, कृपया मुझे मना मत करना। वीर चौंक गया। उसके दिमाग में एक साथ कई सवाल उठे। यह वह क्यों कह रही है? क्या यह शेख हुसैन की कोई चाल है, या फिर इस महल की किसी और पहेली का हिस्सा? डर के मारे वह बस सिर हिलाकर बोला, ठीक है। मल्लिका ने धीरे से कहा, मुझे कुछ ऐसी खुशियां चाहिए जो सिर्फ तुम मुझे दे सकते हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यह कहते हुए उसने वीर का हाथ थाम लिया। वीर का दिल जोर से धड़कने लगा। दिमाग में हजारों सवाल थे, पर जुबान पर कोई शब्द नहीं आया। मल्लिका ने कुछ और कहे बिना
योग सत्र खत्म किया और चली गई। उस रात जब पूरा महल सो रहा था, वीर अपने कमरे में बेचैनी से इंतजार कर रहा था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वीर ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। सामने मलिका खड़ी थी। उसने एक लंबा काला पहनावा पहना हुआ था जिससे चेहरा पूरी तरह ढका था। वह बिना कुछ कहे कमरे में दाखिल हुई। कमरे का माहौल भारी था। वीर को लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर आ जाएगा। मलिका ने धीरे से चेहरा ढकने वाला नकाब हटाया। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज में दर्द भरा कंपन था। वीर, वह बोली, मैं तुम्हें आज एक राज बताने आई हूं। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज जो मुझे हर रात सोने नहीं देता। मैं इस महल में एक ऐसी कैदी हूं जो बाहर से आजाद है मगर अंदर से पूरी तरह बंद है। वह रुकी, फिर धीमे स्वर में बोली, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूं। मैं आज रात तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। वीर चुप रहा। कमरे में सिर्फ दिल की धड़कनें गूंज रही थीं। अगली सुबह महल की हवा कुछ बदली बदली सी थी। मल्लिका के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, मगर यह चमक ज्यादा देर टिक न सकी। शेख हुसैन को वीर और मल्लिका की बढ़ती नजदीकी पर शक होने लगा। उन्हें लगा कि शायद उनकी पत्नी किसी गलत राह पर जा रही है। उनके दिल में शक का कांटा गड़ गया। शायद वीर ने योग के बहाने कुछ और ही किया है। योग का कोर्स अभी पूरा नहीं हुआ था। 30 दिन पूरे होने में अभी 9 दिन बाकी थे। फिर एक दिन शेख हुसैन ने वीर को बुलाया। उनके लहजे में अब नरमी नहीं थी। मैं देख रहा हूं तुम मेरी बीवी के बहुत करीब हो गए हो। कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे? वीर सन्न रह गया। उसका दिल कांप उठा। उसे लगा शायद रात की बात किसी ने देख ली। वह बोला, नहीं शेख साहब, सब ठीक चल रहा है। शेख हुसैन ने ठंडी निगाहों से उसे देखा और कहा, याद रखो, अगर कोई गलती हुई तो उसके अंजाम की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। वीर वहां से चला गया। वह जानता था यह सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि एक धमकी है। मल्लिका ने जो राज बताया था वह अब और गहरा रहस्य बन गया था। वीर के मन में बार बार वही सवाल गूंज रहा था, क्या उसे अब सब छोड़कर वापस देवभूमि लौट जाना चाहिए या वह कोई ऐसी गलती करने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। आखिर मल्लिका ने ऐसा क्या सच बताया था जिसने वीर की आत्मा तक को झकझोर दिया। और जब शेख हुसैन को उसका पता चला तो उन्होंने जो किया उससे सब कुछ बदल गया। कहानी यहीं खत्म होती है, एक ऐसे मोड़ पर जहां प्यार, डर और तकदीर तीनों आमने सामने खड़े हैं। यह कहानी सोचने के लिए है, समझने के लिए कि इंसान के फैसले कभी कभी उसकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं।